बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 13वीं बरसी थी और इस मौके पर हर साल की तरह पीपल्स पार्टी ने गढ़ी खुदाबख्श में जलसे का इनेकाद किया, जिसमें PDM की क़यादत मरियम नवाज साहिबा, अमीर हैदर होती, महमूद खलील चकज़ई और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान साहब इन्विटेशन के बावजूद जलसा में उन्होंने शिरकत नहीं की। तकरीर हुई वहाँ पर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक दफ़ा फिर एक अल्टीमेटम दिया और कहा कि 31 जनवरी तक अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा नहीं देते तो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा मीडिया में बात हो रही है वो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की तकरीर की हो रही है, जो उन्होंने वीडियो लिंक से खिताब करते हुए की और उनका ये कहना था कि जो PDM के अपोजिशन जमातें हैं वो एक सफ़े पर तो हैं, लेकिन हमें कोई ना बताया कि हमें क्या करना है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ऐसे काम पहले माजी में किए हैं, कुछ हमसे सुन लो, कुछ हमसे सीख लो। तो रीड बिटवीन द लाइंस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इन सतूर से क्या वो मैसेज उन्होंने दिया है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब और मरियम नवाज साहबा तो टफ टॉक कर रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब ने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दी है। इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जो तकरीर हुई, सख्त कीर तकरीर थी, इदारों पर भी जो है वो हत्ते तरीके उन्हें ठहराया गया। इस पर आज वफाकी वज़रा की जाने से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जवाबी रद्दमल भी सामने आया, जिसमें उनका ये कहना था कि एक तो जो संजीदा एलिमेंट्स हैं, रहनुमा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे और उनका ये मानना और कहना है कि मरियम नवाज साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पॉलिटिकल इंटर्न्स हैं, उनसे बातचीत नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी आज अपने तर्जुमानों से मुलाकात की और इस हवाले से उनका ये कहना था कि PDM की जो तहरीक है वो गैर फितरी अलायंस है और उसका प्रेशर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं लेंगे। कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने बात की। साथ में चकवाल में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, और आज भी हम गुफ्तगू करेंगे चूंकि सदाकत अबाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि अपोजिशन की एक कोशिश है कि फौज पर दबाव डाला जाए ताकि हुकूमत को हटाया जाए। ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दी है, इस पर ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। मैंने तारुफ तो करा दिया, सदाकत अली अब्बासी साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और उनके फ्रंट लाइन स्पीकर्स में आपका शुमार होता है, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ DSNG लिंक पर कराची से मौजूद हैं अखुज़ चिटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, उनका बहुत शुक्रिया। पुराने पॉलिटिकल वर्कर है, आपका बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में हम जरा ट्रैक टू डिप्लोमेसी और डायलॉग के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। सदाकत अली भाई साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तर्जुमानों की मीटिंग की, आप उसमें मौजूद होते हैं, ज़रा उस बयान की तरफ आते हैं, क्योंकि चकवाल में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की, जब एक उन्होंने डेवलपमेंट पैकेज दिया और उन्होंने कहा कि अपोजिशन की ये कोशिश है कि और वो फौज पर दबाव डाल रही है कि आपकी हुकूमत को हटाया जाए और अगर ऐसा ना हो तो फिर आर्मी चीफ को हटाने की बात। कल मरीम नवाज साहबा ने तो गढ़ी खुदाबख्श में खड़े होकर कहा कि उन्होंने ये डिमांड नहीं की और पीपल्स पार्टी का भी कहना है। तो आज भी आपकी मुलाकात हुई, मीडिया में टिकर्स चल रहे थे, आप लोगों की इंटरेक्शन में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, कोई आप लोगों के पास ऐसे शवाहिद आए हैं कि अपोजिशन की कोशिश है कि फौज को उकसाया जाए? नवाज साहब बहुत शुक्रिया। बड़ी ऑब्वियस बात है कि अपोजिशन एक प्रोटेस्ट कर रही है जी, वहाँ फ़ौज के सरबराहान के बारे में नाम ले लेके तनकीद हो रही है। जब उनसे कोई पूछा जाता है तो वो कहते हैं हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम बज़ाहिर उनकी तहरीक जो है वो वोट को इज़्ज़त दो के लिए है, सिविल सुप्रीमेसी के लिए है, लेकिन मुज़ाकरात अगर उनसे पूछे तो वो कहते हैं हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इट्सेल्फ वो बड़ा वाज़े ये बात करना चाहते हैं कि वो कहीं और से उनको मुज़ाकरात चाहिए, जहाँ से ये पहले मुज़ाकरात करते रहे, जहाँ से ये पहले NROs लेते रहे, जहाँ से ये सारे पहले फ़वाइद लेते रहे। तो जो हमारा जो कंसर्न है वो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान की दाखिली सलामती और जो बॉर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह इंडिया पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान में कल भी हमारे 7-8 जवानों की शहादत हुई, इसके अलावा बॉर्डर पर भी जो टेंशन है, तो अगर इस सारे माहौल में पाकिस्तान की सलामती की सबसे बड़ी अगर कोई ज़मानत है तो पाकिस्तान की फ़ौज है। और अगर जलसों में पेटी इश्यूज़ पे फ़ौज पे तनकीद की जाए तो हमारे हम हुकूमत पूरी तरह अपनी अफवाज के साथ हैं और उनका इस बयानिया जो अपोजिशन का है उसको डिफेंड करना हमारी जिम्मेदारी। इससे ज़्यादा ना हम समझते हैं, ना मेरा ख्याल है कोई बात है। उनको अगर लगता है तो ये अपोजिशन है, ये तो आपको पता है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जा के मुलाकातें करते रहे और बाद में इन्होंने कहा कि हम नहीं मिलेंगे, बाद में कहा कि जी आज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर जाके इशारे उधर करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि
तो अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो ये तो एक गैर आईनी इकदाम है ना, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो जो उनके तर्जुमान है, मुफ्ती जो उन्होंने कफायतुल्लाह कल बात की है, वो तो इंतहाई खतरनाक बात है। तो अब आप मुझे बताएं, दुश्मन हम पे हमला कर रहा है और पीडीएम जो है वो हमारी फौज के बारे में बगावत की हद तक अगर जा रही है, तो उसमें हुकूमत हम कार्रवाई होगी रियासत फिर? की- हम रियासत, मैं समझता हूँ कि कफायतुल्लाह साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई इस तरह की बगावत की बात करता है। इससे बड़ी और बगावत क्या होती है? फिर मरियम साहिबा भी कोशिश करती हैं कि फौज के रैंक एंड फाइल की तारीफ करें और फौज के सरबराहान जो दो हैं उन पे तनकीद करें। तो ये दो तरह की बात है, एक अवाम में और फौज में खुदा न खास्ता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो, और दूसरा फौज के रैंक एंड फाइल में और उनकी लीडरशिप में हो। तो ये दोनों बातें नाकाबिले कबूल है। बर्दाश्त हैं इस हालात में। लिहाजा हम समझते हैं कि हम रियासत के नुमाइंदे हैं और एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी है, हम अपनी अफवाज की इस तरह की जो गुफ्तगू है उसमें बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और ठीक है। कौम के वो लोग जो फौज से मोहब्बत करते हैं उनकी नुमाइंदगी करना हमारा चट्टान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइएगा, जाहिर सी बात है आप भी कराची में इसलिए मौजूद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आसिफ जरदारी साहब ने जो खिताब किया उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मैं आपसे इसी जानूंगा क्योंकि पेशावर के जलसे में भी आप मौजूद हैं जो कि पीडीएम का जलसा है। सर, ये आसिफ जरदारी साहब ने जो बात की इस पर बहुत से मुबस्सिरीन की राय है कि उन्होंने तो जो पीडीएम के अंदर एक इख्तलाफात पाए जाते हैं उनको आया कर दिया, और उनका ये कहना कि कुछ हमसे सीख लो, हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है, कुछ हमारी सुन लो, हमने ये पहले भी काम किया हुआ है। तो कुछ इस हवाले से जरा वजाहत करेंगे कौन सा काम किया हुआ है और क्यों कर नहीं सुनी जा रही आसिफ जरदारी साहब की बात अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौन से काम किए वो तो आपको याद है कि इस मुल्क पे एक डिक्टेटर था जिसका नाम अयूब खान था, यहिया खान था, जो इनसे भी जमहूरियत हमने बहाल किया। फिर इस मुल्क पे ज़ियाउल हक था, इसके खिलाफ भी हमने तहरीक चलाया और हमने इस मुल्क में जमहूरियत बहाल किया। फिर एक डिक्टेटर था जिसका नाम मुशर्रफ था, जो कहता था कि ये वर्दी मेरी चमड़ी है और मैं तो इस चमड़ी को नहीं उतारूंगा, और उसको वो बाल के दूध से जिस तरह के बाल निकालते इस तरह के हमने हुकूमत से निकाला, आइन को बहाल किया, सवात पे झंडा लगाया, आगाजी हुकूक बलूचिस्तान किया, ये जहां तो पे किया, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब और मरियम नवाज साहब इस पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है? एक जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये तो आपने बताया पीपल्स मैं पार्टी। आपको बताऊं कि मैं हमारा जो मिसाक पाकिस्तान है, इस पे हम सारे एक पेज पे हैं, एक स्टेज पे हैं। मैं अपना भाई को एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो तहरीक है वो है आइन के बहाली के लिए। जी, हम चाहते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आइन है, हर इदारा इसके अंदर रह के अपना काम करे। ठीक। अगर हम ये बात करते हैं तो ये फौज के खिलाफ बात नहीं है। हाँ, इन लोगों के खिलाफ बात जरूर होगा जो इदारों में है, चाहे वो अदलिया में है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो जर्नलिज्म में है। जो आइन में इसका जो काम का तयन किया है और आइन में ने उसको जो इख्तियारात दिए हैं, अगर इनसे बाहर निकलते हैं और हम इस पे तनकीद करते हैं तो उसको ये तस्वर नहीं किया जाए कि हम इदारों पे। और मैं अपने भाई से कहता हूं कि भाई वो लोग जो हमारे फोर्सेस के सर काट के और जिस पे फुटबॉल खेलते थे उसको आपका लीडर कहते थे कि ये हमारे नाराज भाई है। फौज के साथ तो हम खड़े थे, हम लड़े हैं। आपकी पीटीआई से एक बंदा साबित नहीं कर सकते जिन्होंने बंदूक उठा के फौज के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ा है। हम लड़े हैं। ठीक, वो तो आपकी बात आ गई। हो जाता था, मीडिया बाद में पहुंचते थे, पुलिस वाला बाद में पहुंचते थे, हम पहले पहुंच जाते थे। लेकिन चट्टान साहब, वो तो आपका नुक्ता आ गया। बात करते तो उसको ये तस्वर नहीं किया जाए कि हम कोई फौज किया इदारों के खिलाफ। वो आपकी बात आ गई। वैसे ईंट से ईंट की जब बयान दिया था जरदारी साहब ने तो उस वक्त आप बराबर में खड़े थे। बार के मेरे उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि जरदारी साहब ये फजल रहमान साहब को कह रहे थे, नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे कि हमें मत बताया जाए कि हमने क्या करना है, कुछ हमसे सीख लो, कुछ हमसे सुन लो, कुछ इस हवाले से बताएं कि कौन मुखातिब था उनका? वो तो जी आप जरदारी साहब से पूछ ले, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये आपने बड़ा सियासी जवाब दिया। मुखातिब था जो गैर सियासी लोग हैं। नहीं जी,
मैं कह रहा हूं वो इन लोगों को मुखातिब था जो गैर सियासी लोग थे कि भाई आप हम सियासतदानों को नहीं बताए कि आप इस तरह करें, ये करें, वो करें, हमें पता है कि हमने क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो वो गैर सियासी लोगों को मुखातिब, गैर सियासी लोगों के बारे में कह रहे हैं। ये मुखातिब ये सदाकत साहब बताइए, गैर सियासी लोगों की तरफ मुखातिब थे। चटान साहब ने जरदारी साहब ने बड़ी गहरी बातें की हैं, और हम जो बातें आज से 2 महीने पहले कह रहे थे उन्होंने वो बातें की हैं। उन्होंने कहा मेरे पीडीएम के दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इस्तीफे कोई नहीं देने। उन्होंने कहा कि मुझ पे छोड़ दें। हमने पहले ही कहा था कि जरदारी साहब सियासत कंट्रोल कर रहे हैं, उधर शहबाज साहब कर रहे हैं, दोनों समझते हैं। शहबाज साहब तो जेल में नहीं चले, जो दोनों जरदारी साहब ये समझते हैं और बिल्कुल राइटली समझते हैं कि उन्होंने सिंध की गवर्नमेंट उनके पास है, उनके पास मैंडेट है, और सियासत में अगर आप निज़ाम से बाहर निकल के खेलेंगे तो आपसे नहीं खेला जाएगा। मरियम साहबा, और दूसरी बात जरदारी साहब ने बड़ा वाजे कर दिया कि पीडीएम शीडीएम कुछ नहीं है, मौलाना वहाँ मौजूद नहीं है। मरियम साहबा जोर दे रही हैं इस्तीफे देंगे, मेरे शेर इस्तीफे देंगे। जरदारी साहब ने कहा कोई इस्तीफे नहीं है, हाँ हम लॉन्ग मार्च करेंगे, जेल भरने की हम बात आपको नहीं देखें। अब वो जरदारी साहब कोई हमारा अलायंस तो नहीं है, वो हमारे मुखालिफ है सियासी, वो जो मर्जी बात करें। उन्होंने हमारे खिलाफ बात की, मुझे कोई एतराज नहीं। उन्होंने पीडीएम के को अपनी लाइन दिखाई, ये बात मैटर करती है। जो आज सियासी लोग तज्जिया कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, क्या पीडीएम इस्तीफे देना चाहती है? नहीं। क्या पीडीएम ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहती है? जी। क्या पीडीएम सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहती है? जी। इससे मरियम साहबा को जवाब मिल गया है और मौलाना साहब को जवाब जरदारी साहब ने दे दिया है। बाकी उन्होंने हमें कहा है तो कोई बात नहीं, उनका हक है, सियासी आदमी है, हमारे सियासी मुखालिफ हैं, हम पे तनकीद करें, हमारे खिलाफ धरने दें, मुजाहरे करें, हमें कोई जो एक और बात है, 31 जनवरी तक की जो डेडलाइन थी है वो अब ये मुझे बता दें कि ये आइन और कानून की हुक्मरानी की तो बात कर रहे हैं, आइन और कानून में वो कौन सा तरीका है क्या आप हमें बाहर निकालेंगे? आप ले आए, अदम एतमाद ले आए, हम आपका शौक पूरा कर देंगे। दूसरी बात ये, जरदारी साहब ये समझते हैं उनके साथ ये नू लीग गेम कर रही है। इस वक्त दूसरे नंबर पे अगर सेनेटर बनेंगे वो पीपल्स पार्टी के बनेंगे, और नून लीग चाहती है कि उनके शौक में, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास तो कुछ है नहीं, वो ना एमएन है ना एमपी है, वो कश्मीर कमेटी उनके पास नहीं है, उनके पास सारे पर्क्स नहीं है, आइंदा उनको कोई इलेक्शन के जीतने के चांसेस भी नजर आ रहे। जबकि वो तो कह रहे मेरे शिकंजे में आप लोग, पीपल्स पार्टी मर्दान में कह रहे थे सिंध में गवर्नमेंट है, हाँ। उनको पता है कि इस वक्त अगर हम कोई गलती करते हैं तो इमरान खान साहब तो कहते हैं आए हम इस्तीफे कबूल करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इन्होंने इस्तीफे देने होते तो क्या आपका क्या ख्याल है, 100 सीटों से इस्तीफा देना है और 4 सीटों के लिए इलेक्शन लड़ना है? आपको सियासी बात समझ आनी चाहिए कि जब पीडीएम ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहती है तो फिर इसका मतलब है इस्तीफा देना खत्म। ये जरदारी साहब ने सारा शक कल दूर कर दिया। मैं तो उनकी सियासी बात समझ गया हूं, चटान को समझ ये कौन सी पतरी? चटान साहब मुस्कुरा रहे हैं, ज़ेर लब समझे हुए ये भी है, लेकिन इन्होंने एक कोशिश की जरा मुझे डाइवर्ट करने की, गैर सियासी लोगों की तरफ इनका मुखातिब थे। चटान साहब बताइएगा, आपकी हंसी बहुत से सवालों के जवाब दे रही है। कल सीसी में अब मोहर लग जाएगी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जो जरदारी साहब ने कल इरशादात फरमाए हैं? सर वो कहता है कि किसी पाली ने कहा था कि ये साल अच्छा है, दिल बहल जाने को गालिबी ये ख्याल अच्छा है। तो ये लोग अपनी दिल बहल जाने के लिए निकाले, कभी शीन से नून से शीन निकालते हैं, कभी पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकालते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में अपनी दिल बहलाने के लिए पीडीएम में एक जुमला बोलने दे। पीडीएम में एक जुमला सुन लेना, मैंने कहा फे से तो शीन निकल आई है, वो फजल रहमान साहब से शिरानी साहब निकल आए। तो ये भी आपकी दिल बहल जाने के लिए ये ख्याल अच्छा है ना प्रोफेसर साहब, लेकिन आप बर्दाश्त करें, अपने बारी पे बात करें तो अच्छा रहेगा। तो आप ये लोग अगर आप, और कल इन लोगों की जो ये खुशफहमी है ये भी खत्म हो जाएगी। मैं आपको ये बात बताऊं, अच्छा, ये मुल्क के सलामती का जंग हम लड़ रहे हैं। अगर ये हुकूमत के खात्मे का जंग होता हम ये जंग नहीं लड़ते। भाई आपको याद है ना, कोई भी असेंबली में आने को तैयार नहीं था। चेयरमैन बिलावल था जो सबकी मिन्नती की कि आप लोग आए, हम 5 साल का मौका देते हैं। ये सर पुरानी बातें हो गई, आज की बात करें ना सर, हम आपके 28 दिसंबर की गुफ्तगू करें ना चटान मैं साहब। आज की बात कर रहा हूँ ना, मैं आज
मैं आज की बात कर रहा हूं, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा बना है। अच्छा। और हम इस मुल्क के लिए, हम आईन के बहाली के लिए एक हुकूमत तो क्या 1000 हुकूमतें हमारे हों तो हम 1000 हुकूमतें भी कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन हम इस मुल्क में आईन की बालादस्ती चाहते हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, और बाकी आपने इन ठीक कहा लोगों आइन के की जो बालादस्ती ये- चाहते हैं, कोई इससे इख्तलाफ नहीं करता, करेंगे कैसे? सवाल ये तरीक़ेकार क्या है? जरदारी साहब कहते हैं कि उनसे पूछ लो। मरियम नवाज साहबा, फजल रहमान साहब तो कहते हैं फैसले हो चुके हैं पीडीएम में। जरदारी साहब कह रहे हैं कि उनसे पूछ लो। तो मैं जानना चाहिए, ये डिस्कनेक्ट है, ये जो बेरब्त है, इस रब्त ये क्यों नहीं राब्ते बहाल, और तरीक़ेकार क्या होगा हुकूमत को हटाने का? अब जो तरीक़ेकार है इस पे हम मुसलसल जा रहे हैं। अब तरीक़ेकार तो हम हुकूमत के कराए के जो तुर्जुमान है इसके कहने पे तो नहीं बना सकते कि वो कहे कि इस्तीफा दे दे तो हम इस्तीफा दे दे, वो कहे कि आप लोग जलसा करें तो हम जलसा करेंगे। हमारे पास सीजन पॉलिटिशियन है और अच्छा। हम अपनी तरीके से बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं। हमारा कोशिश ये है कि हम जो भी करना चाहे वो आईन के और कानून के अंदर हो, कोई गैर जमहूरी कदम हम नहीं उठाए। हम चाहते हैं कि मुल्क को कम से कम नुकसान हो, मुल्क को नुकसान से बचाए, और इसके लिए हमने तमाम तरीके बनाए हैं इंशाअल्लाह ताला। अब्बासी साहब आप थोड़ा इंतजार करें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का हर ख्वाहिश पूरा हो जाएगा, इस्तीफा देने का भी ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। और फिर हम कहेंगे कि आओ आप किस तरह ज़िमनी इलेक्शन करा सकते हैं, जहां पे आप 8 हलकों पे 7 महीने में इलेक्शन नहीं करा सके। फिर हम कहेंगे कि आओ आप 400 हलकों पे किस तरह के बगैर अपोजिशन के इलेक्शन करा सकते हैं और अपने लोग ला सकते हैं, और बगैर अपोजिशन को आप किस तरह असेंबली चला सकते हैं। तो आप लोगों का हर ख्वाहिश पूरा हो जाएगा, आप लोगों को हर जवाब मिल जाएगा। लेकिन अपने टाइम पे जिस चीज का टाइम हो इस पे हम वो करेंगे। फिलहाल तो हमारे जलसे हैं और फिर लॉन्ग मार्च है। चिटान साहब, मुझे याद के पड़ता बाद है क्या जब आप करना लोग है, की हुकूमत वो भी थी, आपको पता चल चिटान साहब जाएगा। मुझे याद पड़ता है आप लोग की जब हुकूमत थी तो राजा परवेज अशरफ साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जब वो वजीर थे पानी और बिजली के, तो उन्होंने लोड शेडिंग खात्मे की एक डेडलाइन दे दी थी। आप उस वक्त एमएलए थे और वो डेडलाइन नहीं मीट कर सके, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था सियासत में कभी भी टाइम लाइन नहीं दी जाती, क्योंकि फिर लोग सवाल करते कि जी वो वक्त तो आ गया। तो अब आप कहीं वही गलती दोबारा तो नहीं दोहराई जा रही, 31 जनवरी वाली जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं? देखिए जी, वो जो नहीं हुआ था, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बंदा बैठा हुआ था और वो हर चीज पे, हमारे हर चीज पे सुमोटो लेता था। अच्छा। अगर वो सुमोटो एक्शन वो नहीं लेते थे तो हम बिजली का लोड शेडिंग अगर मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं करते तो इसमें कमी जरूर आ जाती। अच्छा। अब जो हमने डेडलाइन दिया है वो हमने हुकूमत को दिया है कि इस कौम पे आपने तो जाना ही जाना है। आप वैसे भी ये मुल्क नहीं चला सकते, आपके सारी इत्तेहादी ठीक है। आपसे नाराज है। ये अब्बासी साहब से कहे आप खुश है, ये भी खुश नहीं है, क्योंकि सारे कराई के चेहरे से लोग बड़े आके मुतमईन गैर नजर आ रहे हैं, आप मुंतखब कह रहे हैं लोग खुश आके नहीं इन हैं। मुंतखब अरकान के बताएं, आप ऊपर खुश हैं बिठाए जी इनकी कारकर्दगी से तो अपनी आप हुकूमत की? मुल्क को नुकसान, तो आप नुकसान को क्यों दे रहे हैं? इस्तीफा दे दे, जाए 1 महीना बाद जाएंगे तो 1 महीना पहले जाए। चलिए, इनकी ये ख्वाहिश है, कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें, मुल्क से खुश नहीं है आप भी। और जरदारी साहब भी वैसे कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब के उस बयान को जो उन्होंने दिया था जब वो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स कर रहे थे वजारतों, वफाकी वज़रा के साथ और वजारतों के साथ, कि तैयारी के हवाले से उस पर बड़ी लैदे हो रही है। तो ये इस हवाले से कह रहे हैं, कल जरदारी साहब भी कहते हैं कि जब आप लोगों ने मान लिया मुल्क नहीं चल रहा, तैयारी नहीं थी, तो इस्तीफा दे दें। देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हम जो जो सियासत को समझते थे, हमने ये 2 महीने पहले तज्जिया आपके प्रोग्राम में कर दिया था कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफा नहीं देगी, और वो आपको कल सामने आ गया। अगर अभी भी आप ये कहते हैं कह रहे कि हैं नहीं दिल को हमने खुश रखने इस्तीफा के देना, और लिए। चले अच्छी बात है, दिल को आप भी खुश रखें, हमने तो बड़ा, हम तो तसल्ली से बैठे हुए आगे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की मीशत को आगे लेके जा रहे हैं। जो आपने कर्जे लिए थे, जो आपने लूट मार की थी, उसको जवाब दे रहे हैं। हमें पूरी तरह आपने हमें दबाव डाला कि हम आपको एनआरओ दें, जो आपने मुशर्रफ साहब से लिया था। हमने आपको एनआरओ नहीं देना और ना दिया है। आप केसेस लड़े, केसेस भुगते हैं, जिस तरह इमरान खान सादिक और अमीन होकर निकले, आप भी निकलें और अपना काम चलाएं। रही बात कि तैयारी, परफॉर्मेंस, देखिए ना, ये पीडीएम तो गई, खत्म होगी। अच्छा, खत्म हो गई आप? खत्म होगी ना, क्या पीडीएम ने क्या आज करना भी था? वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब देखें के ना, हमरा मरियम नवाज साहबा मोहतरमा की कब्र पे मौजूद थी, और उनकी वो मेजबानी भी की मोडेरो में। मरियम नवाज साहबा वहां ठहरी, क्योंकि बीबी साहबा एक बड़ी लीडर थी और उनकी कल मतलब एक बरसी शहादत थी। का दिन था, बरसी थी। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो
बीबी साहिबा के साथ इस मुस्लिम लीग नून ने किया उनकी ज़िंदगी में, जितना उनको दुख दिए, मरियम साहबा के वालिद साहब ने जो जो उनके साथ किया, मैं वो रिपीट भी नहीं कर देता, वो इस दुनिया में नहीं है। लिहाजा और चटान साहब की ज़ाहिर उनसे एक वाबस्तगी है इमोशनल, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर जा रहा। बहरहाल मरियम साहबा को कुछ ना कुछ शर्म तो वहाँ पे आई होगी कि जो उस खातून से इन्होंने किया। दूसरी बात ये, मरियम साहिबा भी सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी की मुखालफत करके आज इमरान खान के खौफ से वो गड़ी खुदा बख्श पहुंची हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि हैरानी और परेशानी की बात है। रही बात ये कि मरियम साहिबा की सियासत जो है वो यहाँ मीनार पाकिस्तान में एक्सपोज हो गई थी। बाकी रही सही कसर उनकी जरदारी साहब ने, जैसे वो एक मफामत के बादशाह समझे जाते हैं, उन्होंने वो करके दे दी है। अब आने वाले दिनों में मजीद क्या होता है, हुकूमत अपना, एक तो बात है कि सेनेट का इलेक्शन कराएगी और जो जो हमारे कानूनी रुकावटें थी हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलके हम कराची की जो बेहतरी है वो करेंगे। वो उनको भी पता है, हमें भी पता है, हमने मिलके चलना है, कराची को बेहतर करना है। भाई साहब एक और अहम नुकता भी करूंगा, क्योंकि आप इकोनॉमी का आपका बैकग्राउंड है सर, ये बताएगा कि ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नेंस का जो है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पावर सेक्टर की बात की और बिजली के निर्खों में इजाफे का इंदिया भी दिया है। तो सर ये महंगाई मार्च भी कर रहे हैं, महंगाई रैलियां भी कर रहे हैं, ये आपको हिट कर सकता है? शायद जरदारी साहब ने तो, आपने कहा कि उन्होंने तो फातिहा पढ़ ली पीडीएम की, लेकिन ये जो महंगाई का इशू, अगर बिजली के निर्ख भी बढ़ते हैं, पेट्रोल भी बढ़ा है, इसको सर कैसे? देखिए, वजीर आजम ने पिछले दिन तकरीर करते हुए कहा कि एक चीज जिसे मुझे रात को नींद नहीं आती वो है बिजली का मसला। बिजली लोगों को भी नहीं आ रही। नहीं, सही बात है और ये बात जेन्युइन है। आप वजीर आजम इमरान खान साहब को क्या इल्जाम देते हैं कि जब इतने महंगे मुआहदे किए, और मुआहदे पता क्या किए, आज सर्दी है ना, आज बिजली की यूजेज कम है, एसी सारे बंद हैं, लेकिन हम तमाम कंपनियों को कैपेसिटी पे पैसे दे रहे हैं। तो आप अगर एक कंपनी नेगोशिएट कर रहे हैं, सुने, अगर एक कंपनी में 200 मेगावाट का मिसाल दे देते हैं, उससे मुआहदा है, आज वो 10 मेगावाट बना रही है, पैसे उसको 200 मेगावाट के जा रहे हैं और पैसे डॉलर के साथ जा रहे हैं और फ्यूल प्राइसेस जो है वो उस हिसाब से जा रही हैं वर्ल्ड प्राइसेस। तो ये एक हम पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ पिछले 10 साल में, इतने महंगे बिजली के मंसूबे लगाए गए, उसमें किकबैक्स लिए गए, उसमें महल बनाए गए, उसमें लंदन फ्लैट्स दिए गए, उसमें सारे महल बनाए गए। ठीक है, कंज्यूमर क्या करें? सुने ना, आज हम क्या कर सकते हैं, अगर हम खुदा ना खासा वो नहीं उन मुआहदों से निकलते हैं तो हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रीनेगोशिएट पे आबादा हो गए। देखिए, रीनेगोशिएट भी करने का कोई ना कोई तरीका कार बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 रुपए फी यूनिट हमें बिजली हम महंगी खरीदते हैं, सस्ती बेचते हैं। 1 यूनिट पे 3 रुपए का गर्दिशी कर्जा इकट्ठा हो रहा है और गर्दिशी कर्जा इकट्ठे होते होते आज 2500-2400 अरब तक पहुंच चुका है, जो बहुत बड़ा पहाड़ है। इस हुकूमत ने एक मुआहदा भी नहीं किया, इस हुकूमत ने बल्कि बिजली के रेट भी बढ़ाए ताकि वो गैप कम हो, लेकिन इस कौम के साथ पिछले 10 साल जुल्म हुआ बिजली के नाम पे, और उसमें जो प्रोजेक्ट 100 अरब का था वो 140 अरब का लगा के 40 अरब जो है वो लंदन और सरे महल में शिफ्ट हो गया। तो आज कौम जो है जो तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, इमरान खान हुकूमत भी तनकीद बर्दाश्त कर रही है। मैं भी अपने हल्के में जाता हूँ, लोग कहते हैं बिजली का बड़ा बिल आया, और उस बिल की जिम्मेदारी उन मुआहदों में है जो मुआहदे पीपल्स पार्टी ने कम और नून ने ज्यादा साइन। जी चटान साहब, इन्होंने तो सारा बता दिया कि इनका तो रोल ही कोई नहीं है। जो पहले पिछले 10 साल की जो तवानाई की पॉलिसी थी उसकी वजह से महंगी बिजली के रेट हैं और गैस के इश्यूज हैं, तवानाई का बुरान है, 2400 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा हो गया, और अगर ये आवाम पे ट्रांसफर हो बिजली के निर्खों में इजाफे से, तो फिर इस पे मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जगह कोई हल बताएं, क्या मुतबादिल हल है सर, कैसे इसको ठीक किया जाए? देखिए जी, ये पिछली हुकूमतों से भी नहीं है, ये मुआहिदों से भी नहीं है, ये इस हुकूमत के मातियस की वजह से है, ये इस हुकूमत के नाअहली की वजह से है कि टाइम पे उन लोगों ने LNG ने और अब फ्यूल से उसको चला रही है, तो इसकी वजह से भाई कब तक आप पिछली हुकूमत है, हमने 6 अरब का कर्जा लिया था, आपने 2 साल में 6000 अरब या 6 अरब नहीं हुए, और आप लोगों ने 14 अरब का कर्जा लिया, 6 अरब डॉलर, इन लोगों ने 14 अरब डॉलर का कर्जा लिया। अच्छा, ये कह रहे सर्वे महल है, इधर डाका पड़ा था उधर डाका पड़ा था। यार कितनी शर्म वाली बात है कि 3 साल आपके हो गए, आपने एक डाकू को अभी तक सजा नहीं दिया। जिन लोगों पे आपने इल्जामात लगाए थे कि ये लोग डाकू है, इसको एक एक को अदालत जमानत दे रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और छोड़ते वक्त इसके साथ क्या लिख रहे हैं, इसके साथ लिख रही है कि ये नेब का इदारा जो है ये तो सियासी शिकार के लिए बना गया है,
ये नेब का इदारा टारगेट एहतसाब कर रहा है, और इसके बावजूद आप कह रहे हैं ठीक है भाई, हम चोर थे, हम डाकू थे, हम लुटेरे थे। अगर हम लुटेरे थे तो 3 साल में आप लोग क्या कर रहे हैं? 3 साल में आपने अभी तक एक बंदा मुझे आप बताए जिसपे आपने वो डाका, वो पापड़ वाला, वो पता नहीं क्या क्या, जो एक को अभी तक आपने सजा दी है। तो इस तरह के सारा सब कुछ पिछली हुकूमत पे छोड़ना, पिछली हुकूमतों को छोड़ दे। मुझे ये 2.5 साल आपके हो गई, 3 साल आपके बराबर हो रहे हैं। 3 साल में मुझे बताइए 3 साल में आप लोगों ने क्या किया? जो 100 दिनों का आप लोगों ने वादा किया था, 100 दिनों में आपके $200 अरब इसके मुंह पे मारने थे। 200 अरब इसके, ये IMF की वजह से, जो आपने IMF से भीख मांगा है, वो इसकी वजह से बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रही है, और लोग महंगाई की वजह से मर रहे हैं। दवाइयाँ 800% ज्यादा महंगी हो गई है। जी, मैं आखिर सिर्फ 2 सेकंड, अनवरुल हसन साहब, उसको प्रोफेसर साहब को कई 2 सेकंड खामोश हो जाए। आज लोग सोच रहे हैं कि मैं मरीज के लिए दवाई लाऊं या बच्चों के लिए राशन लाऊं, मैं बिजली का बिल जमा करवाऊं या अपने बच्चे का फीस जमा करवाऊं। आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ना आपके पास खारजा पॉलिसी है, न माशी खारजा पे आते पहले जरा ये इकोनॉमी की बात कर लें। चट्टान साहब, खतरा है। 2 बातें उन्होंने की हैं। बिजली में वो पता नहीं IMF कहां पे ले आए। बिजली का सीधा सीधा मुआहदा है, जो कंपनी को पेमेंट करनी है, लोगों से बिल लेने हैं और कंपनी को पे करके खसारा कवर करना है। जैसे मैंने कहा, जो महंगे मंसूबे लगाए, एक भी इमरान खान हुकूमत ने वो मुआहदा साइन नहीं किया। हम कोशिश कर रहे हैं उन मुआहदों को जो इन्होंने आज से 10 साल पहले किए थे, उनको आज हम सस्ता करके रीनेगोशिएट करें। इन तमाम मुआहदात में किक बैक्स ली गई। इसीलिए हम कहते हैं करप्शन जब होगी, तो अब उस पर आता हूं, जब करप्शन होगी तो सजा। आप मुझे बात करने देना, क्यों नहीं है? जब करप्शन होगी आप उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? अब आप उसमें मुझे आने देना, मुझे जब करप्शन होगी, जिसने किया है, चट्टान साहब बात करने देना। आपने बात कर लिया ना, क्यों नहीं है? आपने बात कर लिया, मैं जवाब देता हूँ। जब करप्शन होगी उसकी सजा अवाम को होगी। आज अवाम में पाकिस्तान, इसका जवाब दे दे कि आप पकड़ते क्यों नहीं है? आप मुझे जवाब दें। जब अवाम पाकिस्तान को यह बताना था कि इस तरह करप्शन जो है उसकी सजा अवाम को मिलती है, कि महंगे बिजली के मंसूबे, उससे कमीशन लिया गया, कोई इसका IMF से ताल्लुक नहीं है। रही बात मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हो चुकी है जी करप्शन के केसेस में, असासों के केसेस में, वो बाहर बीमारी का बहाना करके जमानत में। मरियम साहबा को सजा हो चुकी है, वो जमानत पे। मियां शहबाज शरीफ साहब पे जो ये पापड़ वाला केस है, वो धड़ाधड़ चल रहा है, वो जेल में। बाकी लोग भी जेल में नहीं। अगर जरदारी साहब की सेहत की बुनियाद पे किसी को जमानत मिलने का मतलब है अनवार साहब कि आप केस, आप पे इल्जाम है, आप केस जेल की बजाय घर से लड़े। जो फॉर्मर ये पावर के मिनिस्टर्स थे, शायद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, सब पे केसेस चल रहे हैं। नवीद कमर किसी साहब का केस कोई क्विट नहीं हुआ, किसी को बरी नहीं किया, किसी का इल्जाम गलत साबित नहीं हुआ, सब पे इल्जामात उसी तरह हैं। हाँ, अदालतें देखती हैं केस लंबा है, उनको जमानत दे देती हैं। लिहाजा इसका मतलब नहीं है कि अब आपने बात कर दी IMF की जी। अब मुझे बता दें, IMF पे जो हुकूमत जब आई थी तो क्या क्या बहस चली थी कि फौरी IMF पास जाएं या बात में लेट। IMF पास हम क्यों गए, क्यों जाना चाह रहे थे? कि खजाना खाली था ना। खजाना किसने खाली किया था? इमरान खान ने खाली किया था। पिछले 30 साल से आपकी हुकूमत है। जब हम आए तो पहले महीने बहस क्या थी कि जल्दी जाए या लेट जाए। तो भाई साहब, ये जो टाइमिंग्स है डिसीजन के, जल्दी और देर का, ये LNG में भी सवाल उठता है। अब ये जो डिसीजन में टाइमिंग्स यही बड़ी मैटर करते हैं। देखें ना, हम लेट गए, चले हमने गलत किया, लेकिन जल्दी जाते तो क्या? और LNG की परचेज जाने की वजह क्या थी? अगर मईशत अच्छी थी तो IMF को जाने की जरूरत नहीं। मईशत तो बीमार थी। नहीं, आप सुने, $20 अरब का खसारा आखिरी साल का। मतलब क्या है कि $20 अरब हमें और चाहिए था। पेमेंट ज्यादा थी, आमदनी कम थी, जिसको आज इमरान खान हुकूमत में 2 सालों में उसको 0 कर दिया। ये जब पीपल्स पार्टी जाती है 2.5 अरब था, 2.5 से 4, 4 से 6, 6 से 8। आखिरी साल में बैरूनी तिजारत में वो हमने आज 0 किया। एक आम आदमी की मईशत कैसे बेहतर की जा सकती है, सवाल तो ये है। जब आपका पूरा खानदान इतना मकरूज होगा तो फिर पॉसिबल उसके लिए पहले तो या तो आप अपने आमदनी बढ़ाएं या खर्चे कम करें और अपने खर्चे और आमदनी में बैलेंस करें। आज हमने बैलेंस कर दिया, आज महंगाई नीचे आना शुरू होगी। आज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम पे चली गई। आज आपको सियालकोट में और फैसलाबाद में टेक्सटाइल का वर्कर, स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहा। आज आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है।
में ज़रूर है महंगाई है, और इस हुकूमत और का वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं अगर इस हुकूमत आपकी की हुकूमत कोई के खिलाफ। चीज़ आवाम के लिए जो इस हुकूमत के तकलीफ दौर दे में है। आई है, तकलीफ दे है, वो महंगाई, उस महंगाई में भी हमारा कोई कसूर नहीं चट्टान है। साहब ये मान रहे हैं? तमाम कर्जे, तमाम खसारे, तमाम बिजली के मंसूबे, तमाम गैसों के मंसूबे, तमाम LNG के मंसूबे पिछली हुकूमतों के थे। हमने उसका सियासी नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन उस सियासी नुकसान को बर्दाश्त करने के बावजूद हम उन खसारों को लेवल करके आज हम टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। टुवर्ड्स द एंड चट्टान से बताएगा, आप इसका हल भी जरूर बताएं। देखिए तशखीस ये भी कर रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट की कमी और उसको सरप्लस बनाने के हवाले से बताया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके ख्याल में क्या हल हो सकता है? तनकीद बराए तनकीद अपनी जगह, इस तरह ये अगर चंद मिनटों में मुझे इसका हल बताएं, पीपल्स पार्टी का क्या राय है? आसान है जी, हल तो बहुत आसान है। क्या? हल ये है कि ये जो इनके ATMs है ना, जो माफियाज है, उनको अपने पैसे दे दे कि भाई आपने मेरा घर का इतना किचन का खर्चा चलाया था, आप भी अपने पैसे ले ले, हुकूमत को छोड़ दे। इसना इतना चलाया यार था, बिजली ये का भी अपने खसारा पैसे कैसे ले कम ले। करें? ये गैर इस पे बात मुंतखब करें ना। लोग, बता रहा हूं ना, ये सारे खसारे हैं आपके माफियास की वजह से, जो एक एक पैया जो है वो पाकिस्तानी कौम से आप निकाल रहे हैं, जिन्होंने इमरान खान पे लगाए थे। उनको अपने पैसे दे दे, और ये गैर मुंतखब लोगों के बजाय, ये ATMs के बजाय मुंतखब लोगों को लाके उसको बिठाए, राइट जॉब पे राइट पीपल्स को बिठाए। अच्छा। कि ये खसारे तो ऐसे नहीं हो गए। ये तो दवाई को हेल्थ मिनिस्टर ने महंगा कर दिया, उन्होंने डाका डाल दिया। चीनी पे जहांगीर तरीन ने डाका डाल दिया, पेट्रोल पे बाबर ने डाका डाल दिया, रजाक दाऊद ने डाका डाल दिया। ये तो इनके अपने लोग हैं, वो डाके डालते हैं और वो पे करते हैं पाकिस्तान के ये गरीब बता अवाम दीजिए, पे इन्होंने तो करते हैं। आउटलाइन ये कर जो दिया, इनके ATMs उनका हैं, आसान हल है, उसको जो राइट हटा मैन दे, एट द राइट जॉब। राइट पीपल को लाके बैठा दे और काम करे। आप जवाब सुनिए ना। Last देखिए, minute, लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया, इमरान खान पब्लिक को जवाब दें, उनका फैसला उनका नोट है। वाला मैं नहीं कह रहा हूं, नोट वाला कह रहा हूं कि ये जिन लोगों ने नोट मुझे दिए ये उसको बता निकाल दे। दें कि बिजली के मंसूबे जो कंपनियां वहां बैठी हुई हैं, उससे हमारे किचन का क्या ताल्लुक है? अगर इन्होंने बात की चीनी की, चले जहांगीर तरीन का नाम इन्होंने ठीक लिया कि जहांगीर तरीन भी उसमें, उस चीनी के जो कार्टेल उसमें है शामिल है। लेकिन उसमें जरदारी साहब की कितनी मिल है ये बता दें, नवाज साहब की मिल है कितनी है? क्या कोई इमरान खान की मिल है? क्या कोई रजाक दाऊद की मिल है? वो तो मिलें या जरदारी साहब की या नवाज साहब की या जहांगीर तरीन साहब की, और हम इनकार नहीं करते। लेकिन अगर चीनी महंगी कुछ हुई नाम है आप भूल रहे हैं, तो लेकिन भाई आप अपने भी तरफ से तो देखें ना। तो कहने की बात ये कि ये जो जितने इनकी लॉजिक है वो बिल्कुल उसमें वजन कोई नहीं है। अनवर साहब, हमने वक्त खत्म हो मुआहदे रहा है सर। ऑनर करने हैं, और इंशाअल्लाह इमरान खान के दौर में दो बातें होनी है। एक तो मैशत उठनी है, इनकी कोई जान बख्शी नहीं है, कोई एनआरओ नहीं मिल कोई NRO जितना नहीं मर्जी शोर कर ले। ये जी लास्ट में एक और वर्ड जो सदाकत अली अब्बासी साहब ने दोहराया, आपका बहुत शुक्रिया। और चट्टान साहब आप भी मुस्कुरा रहे हैं, कल देखेंगे सीसी NRO पीपल्स के पार्टी लिए क्या तो फैसला आप- करती है। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो ट्रैक टू डायलॉग पे हम बात करेंगे कि वो कहां पहुंचा है, उसकी शुरुआत कल लास्ट वीक हुई थी, इस वक्त किस नैच पे खड़ा है, ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। वक्फा ले लीजिए। निकले हैं कामयाबी की राह पर और हैं अपने प्यारों से दूर, बैंक अल फलाह करता है उन्हें सलाम। Bank Al Falah, the way forward. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर इत्तलात व नशरियात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल और आजकल खबरों का महवर बने हुए हैं सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब बताइए कि ट्रैक टू डायलॉग की आपने बात की और इस सिलसिले में पिछले हफ्ते आपकी
कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक हफ्ता लगभग गुजर चुका है, कल पीडीएम का जलसा भी हुआ। हमने देखा कि पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं उन्होंने, बिलावल साहब ने 31 जनवरी का अल्टीमेटम दोहराया और कहा कि अगर हुकूमत 31 जनवरी तक इस्तीफा नहीं देती तो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान असल में चकवाल में और आज अपने तर्जुमानों से भी मुलाकात की और उनका यह कहना है कि ऑपोजिशन दबाव डाल रही है, उस दबाव को नहीं लेंगे और कोई एनआरओ नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ट्रैक टू डायलॉग के हवाले से आज हम कहां खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बात यह है कि इस वक्त एक तो हकीकत है कि कोई भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शहरी हो या इंसान हो या सोचने वाला फ़र्द हो, वो ये चाहता है कि इस वक्त ये तनाव की कैफियत ख़त्म हो और जमहूरियत का अमल जो है मुल्क में चले। जी, इस्तीफ़ों का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर कोई इस्तीफ़े दे भी देगा तो इस्तीफ़े देने के बाद भी तो डायलॉग होगा, तो क्यों ना उससे पहले डायलॉग कर लिया जाए। और टकराव का कोई भी अमल जो है उसके अंदर कोई एक फरीक नुकसान नहीं उठाता, दोनों फरीकों का नुकसान होता है। जी। हम ये समझते हैं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तानियत, पाकिस्तान और पाकिस्तान के गिरदोपेश के हालात ये मुतालबा करते हैं कि इस टकराव को डिफ्यूज़ करने के लिए अमली और आउट ऑफ बॉक्स इक़दामात किए जाएं, जिसके लिए हमने ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डायलॉग की बात की। और ये वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए दुनिया में हमेशा लड़ने वाली क़ुव्वतों ने भी, और इवन अगर जंग भी हो जाए तो जंग के बाद भी मेज़ पे बैठ के मसले हल होते हैं। लिहाजा हमने एक हफ़्ता पहले ये शुरू किया, आज मीडिया के ताउन से, आप सब लोगों के ताउन से, कायदीन के ताउन से पूरे पाकिस्तान के अवाम चाह रहे हैं कि यार आपस में टकराव ख़त्म हो और बातचीत हो। लेकिन दुरानी साहब, आवाम तो चाह रहे हैं, आपने सही कहा, आपकी भी कोशिश है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन तो आमने सामने नजर आ रही है, अपनी अपनी पोजीशंस पे खड़े हुए। मैंने ये बात भी कही है, मैंने कहा कि अगर हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी पोजीशंस पर सख्ती से खड़े हैं तो फिर डायलॉग की ज़रूरत और बढ़ जाती है। ये मुल्क है, इस मुल्क से बाहर कहाँ जाएंगे आप? किससे लड़के किसको मारेंगे, किसको जिंदा रखेंगे? और जहाँ तक एनआरओ का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि एनआरओ नाम की कोई चीज़ देने का अख्तियार और लेने का अख्तियार अब पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। और एनआरओ देने और लेने की बात करना जो है ये खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अच्छा। क्योंकि अदलिया जो है वो इस सारे के सारे तस्वुर को हमेशा के लिए दफन कर चुकी है कि अबव द लॉ किसी को कोई कंसेशन दी जाए या कोई कंसेशन ले। और जब ये दी गई थी, हमारे ही दौर में दी गई थी, उसके बाद अदलिया ने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया था। इसलिए मेरा ये तजवीज़ है हुकूमत को भी और मेरी ये तजवीज़ है अपोजिशन को भी कि अब सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। अब जो है बातों में जिम्मेदारी आना चाहिए। एक दो बात यह है कि जिनके केस अदालतों में चल रहे हैं उनको करप्ट, उनको चोर नहीं कहना चाहिए, उनको मुल्जिम कहना चाहिए। और इसके अलावा हुकूमत में बैठे हुए लोगों को कुछ कहना या अपोजिशन में कुछ कहना के बजाय मुझे ये बताएं कि इन्हें चाहिए क्या। एक को अगर इस्तीफा चाहिए तो दूसरों को क्या चाहिए? भाई नहीं, इस्तीफे देने के भी तरीके हैं, हुकूमत चलाने के भी तरीके हैं, लेकिन अगर आप इस्तीफा ले भी लेंगे तो फिर भी तो डायलॉग करना पड़ेगा यार, पहले ही कर लें। Exactly. तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं ये समझता हूं कि ये टकराव के बीच में ये आवाज उठना ही वक्त की जरूरत है, जिसको मैंने पीर साहब के कहने पे उठाया है कि भाई इस वक्त ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जरिए मैं किसी मीटिंग का और इस दौरान जो भी राब्ते हो रहे हैं उसको हम पब्लिक में नहीं ला रहे, मीडिया में नहीं ला रहे। ये बताइएगा, आपने ठीक कहा कि वो ट्रैक टू में यूजुअली और मीडिया में नहीं लाया जाता, लेकिन आप चूंकि हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, पीएमएल फंक्शनल जीडीए का हिस्सा है, जीडीए हुकूमत की इत्तेहादी है, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहबा काबीना का हिस्सा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से आप लोगों को बैकिंग हासिल है? और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब से जो आपकी मुलाकात हुई उसके बाद जाहिर बात है मरियम नवाज साहिबा नायब सदर हैं और उन्होंने इस चीज को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था। आसिफ जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब, उनसे भी कोई आपके रवाबित हुए हैं? कुछ इस हवाले से अपडेट करेंगे, क्या बातचीत हुई? जाहिर बात है वो आप नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन राब्ते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आपको बैकिंग हासिल है और अपोजिशन की दीगर रहनुमाओं से भी राब्ते हुए दुरानी साहब?
देखिए जनाब, जहाँ तक ऑपोजिशन का, मैं तो बेसिकली ऑपोजिशन से राब्तों वाला आदमी हूँ और मेरे ऑपोजिशन से ही राब्ते होते हैं, और उसके अंदर मुझे जो भी टास्क या मुझे पीर साहब की तरफ से जो हुक्म दिया गया था, जो पैगाम दिया गया था, वो मैंने ऑपोजिशन लीडर साहब को पहुँचाया और उनकी तरफ से बहुत फेयर जवाब आया। अच्छा, उन्होंने ये कहा और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ और मैं जिस एंटिटी में हूँ मेरी एक राय हो सकती है। मैंने उन्हें कहा जी माजी में आपने डायलॉग की हमायत की है, उन्होंने कहा वो मेरी राय थी। मैंने कहा जी इस वक्त आपको इसमें कोई रोल तो प्ले करना चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं रोल क्या प्ले करूँ, मैं तो खुद जेल में हूँ। यस, ठीक है, वो भी उनकी बात ठीक थी, लेकिन हमारा उनके पास जेल में जाने से मतलब ये था कि हम चूंकि चाहते हैं कि अब डायलॉग शुरू हो और वापस पार्लियामेंट में सारे मामला जाएं। उस पार्लियामेंट में जाने का तकाजा ये है कि अपोजिशन लीडर को एक्नॉलेज किया जाए और अपोजिशन के बगैर कोई पार्लियामेंट नहीं चल सकती, सिर्फ हुकूमत पे पार्लियामेंट नहीं चलती। अब ऐसे मौके के ऊपर आप हैं, मीडिया है, मुल्क के दानिशवर हैं और इसके अलावा मुल्क के वो तमाम इदारे जो नहीं बोलते, कुछ देखे अपोजिशन है, हुकूमत है, वो बोल सकते हैं, अदलिया नहीं बोल सकती, ब्यूरोक्रेसी नहीं बोल सकती, इस्टेब्लिशमेंट नहीं बोल सकती, लेकिन ये सब वो लोग हैं जिनका जीना मरना इस मुल्क में है, जिनके मफादात इस मुल्क से हैं। वो आज इस मुल्क को जब मतलब एक ऐसी कमजोरी की तरफ जाता हुआ देखते हैं, दुनिया के सामने एक मजाक बनते हैं हम, तो ऐसी सिचुएशन में यकीनी तौर पे हर एक का दिल करता है कि वो अपना रोल प्ले करे। और मुझे पूरा यकीन है इस बात के ऊपर कि पिछले 6 दिनों में जो पब्लिक प्रेशर बना है इस वक्त, वो हर पार्टी के जो इलेक्टेड लोग हैं और इलेक्टेबल्स हैं, उनकी लीडरशिप्स हैं, उनको मुतासिर कर रहा है। अब जो नफरतों की कॉपी राइटिंग हो रही थी, एक ही कॉपी राइटर बैठ के अपोजिशन के लिए भी लिख रहा था और हुकूमत के लिए भी लिख रहा था, उन कॉपी राइटर्स के लिए स्पेस कम हो रही है। अच्छा। और वो बातें जो रिटोरिक बन चुकी हैं, एक ही बात एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ नहीं लेंगे, दूसरी बात कोई आगे की है नहीं, ये भी चोर है, ये भी चोर है। भाई एक अदालत के अलावा किसी के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो किसी को किसी। अच्छा दुरानी साहब, ये तो आपने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के हवाले से बताया और आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो जेल में है, वो रोल अदा नहीं कर सकते। मैंने आपसे सवाल किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उन्होंने कहा नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन, जबकि शहबाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर करप्शन ही के इल्जाम में वो इस वक्त कोट लखपत जेल में है और उनका नैब का केस है। तो मैं आपसे जानना चाहूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब की आपको बैकिंग हासिल है, उनसे इस हवाले से कोई आपका मुकालमा हुआ या पीर पगाड़ा साहब की कोई बातचीत हुई? देखिए जी, पीर पगाड़ा साहब तो हर वक्त उनसे राब्ते में रहते हैं, लेकिन मैं एक बात अपनी हम्बल सी राय देना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस वक्त एक पाकिस्तानी की हैसियत से बोल रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि जो मुबैना तौर पर करप्ट हैं उनको आप चोर नहीं कह सकते। ठीक। और अगर लंदन हो तो आप पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत मुकदमा बन सकता है। हुकूमत को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और तमाम अपोजिशन के लोगों को ये समझना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता। ठीक। अकाउंटेबिलिटी बुनियादी तकाजा है हुकूमती निज़ाम को चलाने का, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का अख्तियार किसके पास है? पूरी दुनिया में किसी मुल्ज़म को मुजरिम बनाने वाला एक इदारा हो सकता है और वो अदालत है। और हुक्मरान, इक्तदार, इंतजामिया, उनका काम यह है कि वो अदलिया को फैसिलिटेट करें कि उन जालिमों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनको वो चोर डिक्लेयर करें। जब तक अदलिया नहीं करेगी वो तो लीडर बनते जाएंगे। उनको आप एप्रीहेंड करने के लिए मुकदमात और जो करप्शन की जो वो है एलिगेशंस हैं, उनको आप यूज ना करें, उससे वो मजबूत होते हैं। माजी में भी हमेशा करप्शन के एलिगेशन को यूज करके और सिर्फ ऑपोजिशन को जब कॉर्नर किया गया है, उसके नतीजे में ऑपोजिशन तो कॉर्नर नहीं हुई, अगली दफा इक़्तिदार में आ गई। अलबत्ता करप्शन जो थी वो जरूर मतलब ईमानदारी जरूर कॉर्नर हो गई और करप्शन जो है वो लीडर बन गई। अच्छा, अब ये तो लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर हमें जी दुरानी साहब ये बताइए फॉलोअप क्या होगा? ये तो आपने आपका बयानिया सामने आया, अब फॉलोअप शहबाज शरीफ साहब से तो आपकी मुलाकात मीडिया के सामने हो गई, जाहिर बात है जब आप आए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फॉलोअप मुलाकातें किनसे तय हैं? क्या कुछ इस हवाले से जरा रोड मैप आउटलाइन करेंगे? मेरा इस वक्त
देखें, इसके लिए जो इस वक्त का हमारा रोड मैप है वो मुलाकातों का और जो तमाम जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का है वो ये है कि इसके नतीजे में हम एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं जिसके ऊपर ग्रैंड डायलॉग शुरू हो सके। ग्रैंड डायलॉग वो डायलॉग है जिसकी अदलिया ने हमायत की है, जिसकी वकला ने हमायत की है, जिसकी दानिशवरों ने हमायत की है, इवन इस्टेब्लिशमेंट ने भी ग्रैंड डायलॉग की हमायत की है और पूरा मुल्क ग्रैंड डायलॉग को डिमांड करता है। उसके लिए अब अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी अपनी शराइत है, हुकूमत की अपनी शराइत है। ये अब वो फासला है तो जो जंग मतलब 10 जंग में मसरूफ कुव्वतों के दरमियान होता है, लेकिन कोई भी जंग ऐसी नहीं होती जो मेज के अलावा कहीं किसी खात्मे तक पहुंच सके। तो इस जंग की कैफियत को मेज तक लाने के लिए हमने अपना काम भी शुरू किया और इस सिलसिले में मैं हर एक से मिलूंगा भी, मैं हर क़यादत से भी मिलेंगे, हम दानिशवरों से भी मिल रहे हैं, मुख्तलिफ लोग अपने अपने तौर पे डेफिनेटली लोग हुकूमत से भी बातचीत कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं और बाकी जो है सारे राब्तों के नतीजे में हम और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम ये टीवी पे बोल रहा हूँ, मुझे तो बोलने का शौक ही नहीं है। मैं इतना अरसा आपने देखा होगा मैं बहुत कम आता रहा हूँ। इस वक्त अगर हम बोल रहे हैं तो आप लोग जो फिजा बना रहे हैं मुल्क में डायलॉग के हक में, आप लोग जो सैनिटी को प्रिवेल कराने के लिए पूरा मुल्क का इंटेलिजेंसिया और मीडिया एक रोल प्ले कर रहा है। मैंने किसी पढ़े लिखे आदमी को इंटरेक्शन में नहीं देखा, इवन किसी पॉलिटिशियन को भी मैंने वाया डायलॉग ये नहीं महसूस किया वो कहे यार तुम गलत बात कर रहे हो। वो हुकूमत को गलत कहते हैं, वो उसको गलत कहते हैं। तो अब ये वक्त है कि अब मेरा मफाद और आपका मफाद के बजाय हम मुल्क के मफाद की तरफ। अच्छा दुरानी साहब ये बताएगा, आपने बताया कि आना पड़ेगा जी, आपने कहा आउट ऑफ, आपने जुमला यूज किया आउट ऑफ बॉक्स इकदामात। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं आउट ऑफ बॉक्स से आपकी क्या मुराद है? आउट ऑफ बॉक्स से मुराद ये है कि हम इस वक्त जो रवायती डायलॉग के तरीके होते हैं कि मेज़ पे बैठने से पहले डायलॉग के बारे में इतनी स्पेकुलेशंस हो गई होती हैं कि डायलॉग का बेड़ा गर्क हो जाता है, उसके बजाय हम इनफॉर्मल पैटर्न्स पे डायलॉग करें और एक ऐसा आउट ऑफ बॉक्स एजेंडा सेट करें जिसमें ऑपोजिशन के लिए भी कुछ हो और जिसमें हुकूमत के लिए भी कुछ हो और जिसमें जमहूरी सिस्टम को रवां और दवा रखने का भी जरिया हो। दुरानी साहब कोई टाइमलाइन इसकी जहन में है कि ये कब तक ये तमाम चीजें होंगी? क्योंकि दूसरी तरफ तो टाइमलाइंस आ रही हैं, 31 जनवरी आ रही है, अभी 31 दिसंबर को इस्तीफे भी अपनी अपनी क़यादत को देने थे। कोई टाइमलाइन है? जब अपोजिशन ने ये दिया ना टाइमलाइन दी तो उस वक्त मैंने वो कहा अपने दोस्तों को, जो हमारे अपोजिशन वाले दोस्त हैं, मैंने कहा मैंने जब सियासत शुरू की थी पहला सबक ये सीखा था कि डेट और टाइम नहीं दिया करते, ऑब्जेक्टिव दिया करते हैं। सही। और आप लोग पिछले एक लंबे अरसे से उंगली पकड़ के चल के सियासत करते करते सियासत के असूलों को भी भूल गए। ठीक। तो बात जनाब ये है कि टाइम्स और डेट लाइन्स जो होती हैं वो हमेशा एम्बैरेसमेंट लाती हैं और अभी भी लाएंगी। अच्छा दुरानी साहब देखें सेनेट इलेक्शन भी जो है वो भी बड़ा एक इशू बना हुआ है। आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की सेनेट इलेक्शन के वाले से आपकी क्या राय? सेनेट इलेक्शन इंशाल्लाह अपने वक्त पर हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि सेनेट इलेक्शन मुझे रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। और दूसरा एक सवाल करता जाऊं, ये पावर्स दैट बी, ये कहा जाता है, जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया जाता है, बैनुल सतूर वो भी ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि कुछ आपके नाक़दीन कहते हैं कि दुरानी साहब उस वक्त एक्टिव होते हैं जब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी पुश आता है। देखें ये हमारी सियासतदानों की तही दामनी है, वो ये सोच भी नहीं सकते कि कोई आदमी अपने ज़हन से भी कुछ कर सकता है। काश कि आज कोई नवाब नसरुल्ला खान ही पाकिस्तान में होता जो अपनी अक्ल व दानिश से हुकूमतों को चैलेंज कर सकता। काश कि आज कोई पाकिस्तान में ऐसा सियासतदान होता जो ये सोच भी सकता कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर भी कोई पत्ता टूट सकता है। काश हुकूमत के अंदर इतनी सख्त होती कि वो वन पेज के बजाय अपनी कारकर्दगी के ऊपर अवाम के सामने अपनी बात रख सकती। काश कि अपोजिशन के पास ये हिम्मत होती कि वो ये ना कहना पड़ता कि जी हम
हम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को ये करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट से ये करेंगे। भाई एस्टैब्लिशमेंट एक बेज़बान चीज़ होती है, आप जितना उनको खींचेंगे सियासत में उतने वो खींचेंगे भी, और उनके खींचने से उनका भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। उन्हें अपनी जगह पर वापस जाने दें। आप अपनी सियासत के जरिए जो आपने करना है करें। जिनकी गैर जानिबदारी आप डिमांड कर रहे हैं, अपनी ताकत का तो मुजाहरा करें, अपनी हिकमत का, अपने तदब्बुर का। मैंने कहा जी अपोजिशन ने जो एजेंडा सेटिंग की है उससे ज़्यादा तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करता हूँ। मतलब ज़्यादा मेहनत करें सियासत के अंदर, आवाम को कन्विंस करने के लिए कोई प्रोग्राम लाएं, कोई एजेंडा लाएं, और हुकूमत के बारे में जो हुकूमत को जिसे कहते हैं कमज़ोर करने के मारूफ तरीके होते हैं सियासी। पार्लियामेंट के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, पार्लियामेंट के बाहर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ करने के बजाय ये होता है कि जी एक खान साहब ने भी एक धरने से शुरू किया, अभी तक धरना ही चली आ रहा है। वो अच्छा। धरना भी पता नहीं इतना कामयाब नहीं हो सका, अभी भी कोई कामयाब हो सके। लॉन्ग मार्च धरना, भाई ये सियासत नहीं है। ठीक। सियासत है आप पूरे मुल्क के अवाम को आप एक इश्यू के ऊपर खड़ा करें। मैं कहता हूं कि अवाम खड़े होंगे कि डायलॉग के लिए, सब पूरा मुल्क जो है वो डायलॉग और आपस में बातचीत करने के लिए मजबूर करेगा। हुकूमत में एक ही तरह के लोग होते हैं, पहले हमारे साथ बैठे होते थे, अब उधर बैठे हुए हैं, अब एक जो है वो नेक हो गए, एक काफर हो गए। मतलब ये है कि यार कोई लेट्स मतलब मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, तो कोई ऐसा काम किया जाए कि जिसके नतीजे में ठीक है, मुल्क कहीं ना मुल्क कहीं ना जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कहा लेट्स मूव ऑन। इसी पॉजिटिव जुमले पे आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने हमसे खसूसी गुफ्तगू की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल हैं और GDA के अहम रहनुमा है, वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं। व्यूअर्स, अहम नुकात हैं और मुल्क की सियासत तो गर्म है। इस्लामाबाद का मौसम बहुत ठंडा हो गया है, लेकिन उम्मीद यही अब की जा रही है कि आज वफाकी वज़रा की जानिब से भी, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि पार्लियामेंट का फोरम है जहाँ से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। अपोजिशन इस हवाले से उनकी जो इस वक्त की स्टेटमेंट्स हैं वो तो मुज़ाकरात से इनकारी हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो ट्रैक 2 डायलॉग की बात की है, ये कोई नतीजाखेज साबित होती है या नहीं। जरदारी साहब की जो तकरीर थी कल की, वो बड़ी मानीखेज थी, जिसमें वो कह रहे थे कि कुछ हमसे सीख लो, कुछ हमसे पूछ लो, और तरीक़ाकार और सोच अपोजिशन को बदलना होगी। तो ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। एक सूरत-ए-हाल ऐसी है जिसके बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले दिनों में जो मुल्क की सियासत है, इसका रुख है, इसका हम अहाता करते रहेंगे अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। आज का शो आपको कैसा लगा? फेसबुक और ट्विटर पे अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रहे, सेहत रही, तो आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।